नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का 70 पाकिस्तानीज इन महाकुंभ वीडियो वायरल ऑन सोशल मीडिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या बातें हो रही हैं। आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। ठीक है, आपका नाम? हसनैन अली। हसनैन भाई क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त, आई नो। कॉलम वगैरह लिखता हूँ। ठीक हो गया। उसके अलावा टीचिंग करता हूँ। जबरदस्त। और साथ में थोड़ा बहुत अपनी सोशल इश्यूज पे बात क्रिएटिविटी, करते हैं। सोशलिज्म। ठीक है, मुझे बताएं कि इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज या बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस पहुंचे हैं, एआई की मीटिंग के ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये मैंने पहले भी आपके जो व्लॉग में बात की थी। आजकल जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी मीटिंग होती है, उसमें मेन मुद्दा इकोनॉमिकल प्रोसेस को रखा जाता है। जी जी। पाकिस्तान में सॉरी दुनिया की जो भी ताकत होती है, ठीक है। जो भी पावर होती है, उनके सरबराहान आपस में मिलते हैं। ठीक है। वो नई टेक्नोलॉजी को ट्रेंड में लेकर आते हैं, इसलिए ताकि इकोनॉमी बूस्ट अप हो। बिल्कुल। जैसे आपने अभी फ्रांस में एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, वहां पर मोदी गए या और भी मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए। ठीक है। उनका मेन मुद्दा यही है कि वो अपनी इकोनॉमी को एआई के थ्रू कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारा पड़ोस मुल्क कर रहा है तो हमारे ममालिक को भी करनी चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी इस बात पर फोकस करना चाहिए। आपने ये चीज नहीं देखी कि वो टेक्निकली जिस तरीके से इंडिया की लीडरशिप या उनकी गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर चीजों को लेके चल रहे हैं, चाहे वो किसी कंट्री में विजिट करते हैं या उनके कंट्री में कोई विजिट करता है, कोई इवेंट होता है, वो हर चीज को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर बड़े बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे महाकुंभ का मेला और ये सब चीजें। एक्चुअली ना, इंडिया ने जो मुझे लगता है तो सारी कॉलोनी, मैंने पहले भी हमारे ब्लॉग में सारी इस डिटेल में बात की थी, लेकिन इंडिया इन सब कॉलोनी में से एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा बनाया। अच्छा। अपनी डिप्लोमेसी बहुत पीक लेवल पे गई। ठीक है। जिसकी वजह से लोग इंडिया के साथ अटैच होना चाहते हैं। दूसरा, इंडिया की कम्युनिटी भी है, पॉपुलेशन भी है, एक बड़ी मार्केट भी है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, टूरिज्म का कंसेप्ट भी है। तो इसलिए ना, इंडिया के साथ जो या इंडिया में विजिट हो या इंडिया के पीएम का कहीं और विजिट हो, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया दो चीजों में बहुत तरक्की कर गया जमाने के मुताबिक। एक, आप देखें, अगर रिसर्च करें, मैंने भी बहुत ज्यादा मतलब इंडिया के बारे में पढ़ा, उसमें ये है कि एक तो उसने टूरिज्म की, तमिलनाडु देख लो या वो ताजमहल वगैरह, इस तरह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको देख लो। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने जो अहम की है वो अपनी इकोनॉमी को आईटी के जरिए बिल्ड किया। ये जो मौजूदा मेन मुद्दा एक्चुअली यही है। सुंदर पिचाई का नाम पूरी दुनिया जानती है, क्रोम के सीईओ हैं। कहाँ से हैं? इंडिया से। और भी ऐसे बड़े नाम इंडिया में पैदा हुए हैं जिसकी बड़ी वजह इंडिया में आईटी है। मैंने लास्ट व्लॉग में ये भी बताया भी था कि उनके पीएम ने स्टार्ट से ही जमाने के मुताबिक चलना शुरू कर दिया था, आईटी की यूनिवर्सिटी को बनाना शुरू कर दिया था ताकि लोग अपने मॉडर्न तरीके से जिंदगी को जिए। दूसरा, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा रखा कि लोग उनके। भाई साहब, आप जर्नलिस्ट हो, आपने बहुत रिसर्च की है, आपकी रिसर्च थोड़ी गड़बड़ है। आपने डीपली रिसर्च नहीं की है। आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि भारत की इकोनॉमी जो है ना वो आईटी के जरिए हो रही है। आईटी और सर्विसेज का एक्सपोर्ट टोटल कितना है पता है आपको? 300-350 बिलियन डॉलर। 300-350 बिलियन डॉलर। हमारी इकोनॉमी का साइज पता है आपको कितना है? 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। 4100 बिलियन डॉलर्स। उसका 10% भी नहीं है आईटी। और आप कह रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो आईटी के जरिए ठीक चल रही है। भाई साहब, थोड़ा जाकर ज्यादा रिसर्च करो। जर्नलिस्ट हो तो आपकी जिम्मेदारी ना ज्यादा है। ये सतही बातें, ये इस तरह की बातें मत क्या करो आप। जाकर पढ़ो कि आईटी और सर्विसेज जो है उसका एक्सपोर्ट कितने का है हमारा? 300-350 बिलियन डॉलर। मान लो, एक बात करता हूं, सब कुछ मिला दो उसमें, आईटी ये वो सब कुछ, 300-350 बिलियन डॉलर। इकोनॉमी हमारी 4100-4100 बिलियन डॉलर। आपको आइडिया लग रहा है कि आप क्या बात बोल रहे हो? थोड़ा अपनी नॉलेज को और जरा डीपली स्टडी करिए। ये ऊपर ऊपर से किसी ने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, किसी की बात सुन ली, उससे नहीं होता है। थॉरो रिसर्च करिए तब पता चलेगा आपको। फिर क्या है बात के जर्नलिस्ट यार।
उनकी टेक्नोलॉजी से फायदा लो। फायदा। अभी लास्ट में लोग जो आपने किया था iPhone 16 की बात की, वो आईटी का तो नतीजा है। ऐसे भी इंटरनेशनल मीटिंग होती है, इंटरनेशनल आपका रिलेशन बनता है, जिससे इकोनॉमी बिल्ड होती है। और दुनिया में दो इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल ठीक स्टेबिलिटी, है। यही प्रॉक्सी वार है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी की शायद ये बेहतर होने की निशानी है कि वो किसी एक कंट्री के प्रेशर में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। लेट्स सपोज 1998 की अगर आप बात कर लें, तब यूएसए ने कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश की इंडिया में, तब ओपनली फ्रांस ने सपोर्ट किया और वहां पे मतलब इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट हेड ऑफ स्टेट आए फ्रांस की, और ये सब चीजें हुई। फिर अगर आप अभी की भी हम बात कर लें, एक साइड पे हमें चाइना नजर आता है, एक साइड पे हमें यूएसए नजर आता है, कभी हमें फ्रांस नजर आता है, लेकिन वो बहुत रशिया नजर आता है। बहुत बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीजों को, इन कंट्रीज को साथ लेकर चल रहे हैं। आपने ये बात की एक चीज के भाई टूरिज्म को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, रेवेन्यू इस वजह से आता है। मुझे बताएं, और हमारे इधर भी तो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब बरसगीर ही था ना। अगर वहाँ पे मसाजिद हैं, इंडिया में मंदिर हैं, इंडिया में बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी तो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे बड़े मंदिर मौजूद हैं। जैसे चकवाल की अगर बात कर लें, जैसे अगर हम बलोचिस्तान में बात करें, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हिस्टोरिकल मंदिर है। इवन कश्मीर की शारदा पीठ मंदिर है। तो हम भी उन्हें अगर मैनेज करें, अच्छे तरीके से लेके चले, तो आपको नहीं लगता दुनिया टूरिज्म के लिए 1.5 अरब की मतलब जो कम्युनिटी है वो टूरिज्म के लिए यहाँ पे भी आएगी? आपने पहले सवाल में एक बात की थी महाकुंभ का मेला। जी, महाकुंभ का मेला, ये एक मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता दूं अगर आपको, तो ये हर 12 साल के बाद होता है। जहाँ पर तकरीबन 2025 में ये हुआ, 45 दिन पर ये मुश्तमिल एक उनका फेस्टिवल होता है। ठीक है। 40 करोड़ 400 मिलियन लोग जिन्होंने वहाँ पर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी जो हिंदुइज्म की है, ये इलाहाबाद के इलाके में मौजूद है। वहाँ पर वो गंगा जो उनकी बहती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अच्छा, इसमें भी क्या दिखाया गया? 40 करोड़ की आबादी है। ठीक है। अब देखिए, थोड़ी और नॉलेज लीजिए आप लोग इस महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ का आयोजन कोई अभी 15, 20 साल, 40 साल, 50 साल से नहीं हो रहा है, ये हजारों साल से हो रहा है। अब भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि आबादी बढ़ गई है, और इसलिए होता है क्योंकि वहां पे 3 नदियां जो हमारी मेन है, 3 नदियों का संगम होता है वहां पर, इसलिए उस जगह का नाम है संगम, त्रिवेणी जिसे कहते हैं। 3 वेणियां, 3 नदियां, इसलिए उसको त्रिवेणी कहते हैं, संगम कहते हैं। और वो एक खास टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाएगा, नहीं। जब आसमान में, अंतरिक्ष में, स्पेस में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की एक पोजीशन है, और जो इस बार वाला हुआ वो 144 ईयर्स के बाद हुआ था, क्योंकि इस बार 144 ईयर्स के बाद सारे प्लैनेट्स एक साथ में थे, एक सीध में थे। आप सोचिए, जब शायद दूरबीन का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा, साइंस के बारे में कोई जानता भी नहीं होगा, तब हमारे लोगों ने ये चीजें गणनाएं की थी। और हर कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ जब भी होता है, वो उन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन के आधार पर होता है, वो ऐसे ही नहीं होता है। और वो भी फिक्स है कि इस बार जी यहां पर होगा, इस बार जी नासिक में होगा, इस बार जी उज्जैन में होगा, इस बार जी वहां, प्लेसेस भी फिक्स हैं, क्योंकि उन स्टार्स और प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उसके मुताबिक जहां बनता है उसके हिसाब से होता है। तो आप सोचिए कि उस समय साइंस कितनी डेवलप रही होगी हमारी। अब कह रहे हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन साइंस में क्यों आगे हैं? अगर हम मुगलों का काल और अंग्रेजों का काल हटा देना, तो हम हमेशा से ही इतने आगे थे साइंस में। तो थोड़ा और रिसर्च कीजिए इस पर, ऐसी ही चीजें नहीं होती। और 40 करोड़ तो अभी हुए हैं, अभी तो चलेगा, अभी तो बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी तो वहां पे कई किलोमीटर लंबा जाम लगा होगा, वहां पर इतने लोग पहुंच गए। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरा अमन तरीके से उनका फेस्टिवल है। ठीक है। दुनिया में ये एक कंसेप्ट जाता है पीस का, कि किसी भी कम्युनिटी को उनके अहम तरीके से, अमन के तरीके से उनका एक जो भी फेस्टिवल है उसको मनाने की इजाजत है। फिर लोग आते हैं, वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को मीडिया के जरिए प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया बहुत ज्यादा इंडिया में टूरिज्म पे आती है। आपको एक और चीज नॉलेजेबल कर दूं, इंडिया की, अभी देखिए आप कह रहे हो ना प्रमोट करते हैं, हम ही प्रमोट नहीं करते हैं, ये अपने आप चीजें हो जाती हैं।
वो नैस डेली वाले जो यूट्यूबर हैं, आपको याद है, नासिर नाम है ना शायद उनका, नैस डेली वाले बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। और वो कौन है? वो उसी इजराइल और फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं। और वो भी आए यहां पर, और वहां आए और वो देखकर हैरान रह गए कि करोड़ों लोग इतनी इजीली आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई शोरगुल नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और इतनी शांति से हर बार हो जाता है। मैं उनकी छोटी सी क्लिप लगाना चाहूंगा, आप जरा देखिए। This is the largest gathering of humans in the world. 450 million humans is not easy. But in India, everything is possible. They gave away to the needy as a form of worship. Oh, more. There we go. More. I'm not shocked at how good this meal is. This is so good. और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर से लाखों अंग्रेज आए, और वो देख के, वो इसीलिए स्पेशली आए, दुनिया के कोने कोने से, मतलब जिस कंट्री का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, वहां से लोग आए। आप सोचो, हमारे देश के कोने कोने से तो आए, पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं, दूसरे देश के लोग, क्योंकि वो अद्भुत चीज है, अद्भुत। इंडिया की जीडीपी का 25% हिस्सा, 25% हिस्सा अच्छा, ये टूरिज्म बेस होता है। ठीक हो गया, यानी बड़ी बात है। इतने वजह क्या है? दो चीजें, डिप्लोमेसी, उनकी फॉर्मेशन। भाई साहब फंस गए आप जर्नलिस्ट हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि आपने ढंग से जर्नलिज्म की पढ़ाई करी कि नहीं करी, आपने क्लासेस अटेंड किए कि नहीं ढंग से। जर्नलिज्म की पढ़ाई में सबसे पहली बात हमारे यहाँ बताई जाती है, आपके यहाँ क्या बताई जाती नहीं है, कि जो फैक्ट हो वो फैक्ट ऑलवेज चेक करके बोला करो, किसी की सुनी सुनाई बातें मत बोला करो, किसी का ज्ञान आपके पास आ गया उसे नहीं, आपने खुद सर्च करना है कि ये फैक्ट वाकई सही। आप कह रहे हो टूरिज्म जो है हमारी जीडीपी में 25%, यार अब समझ में आ रहा है पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल कितना घटिया है यार, कितना बेकार है। जब आपके सामने पहली बार ये डेटा आया होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, कभी आपने सोचा कि ये डेटा सही है कि नहीं है? सेकंड थॉट आया कभी आपके दिमाग में? मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आया होगा। आप समझ रहे हैं जीडीपी का 25% कितना होता है? अगर $4 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है तो 25% $1 ट्रिलियन होते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की हिस्सेदारी है टूरिज्म की भारत की जीडीपी में। दिमाग खराब है आपका? कहां से ये डेटा मिला भाई आपको? कहां से? ये झूठी खबरें मत फैलाया करिए आप लोग, ये फेक डेटा मत दिया कीजिए आप लोग। आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जर्नलिस्ट का ये काम है फेक डेटा देना, झूठी बातें बताना। आपने चेक किया कि 25% जीडीपी है कि नहीं है भारत की, टूरिज्म में उसका हिस्सा है कि नहीं है? मैं आपको बताता हूं ना यार। कैसे कैसे लोग हैं पाकिस्तान में यार, कसम से यार, मतलब मैं तो क्या बताऊं मैं। मुझे हंसी आती है। 25% टूरिज्म का हिस्सा है भारत की जीडीपी में। अरे भाई जा यार, तू और जरा कुछ पढ़ यार, इधर कैमरे पर आके मत बोल, जाके पढ़ पहले। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत सरकार का आधिकारिक ऑफिशियल डेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, जरा ध्यान से पढ़ना। ये 25 नवंबर 2024 को, पिछले साल, अभी मतलब कुछ महीने पहले पब्लिश हुआ है, बहुत लेटेस्ट है, मतलब 3 महीने पहले ही पब्लिश हुआ है। टोटल शेयर इन जीडीपी देखिए, 2018-19 में टोटल शेयर इन जीडीपी में टूरिज्म जो था वो 5.01% था। 2019-20 में 5.18% था, 2020-21 में 1.50% था, ये कोरोना वाला टाइम है। 2021-22 में 1.75% था, 2022-23 में 5% था। ये
2023 तक का डेटा है, 5%, ओनली 5%। 25 में और 5 में फर्क होता है सर। स्टैटिस्टिका का डेटा देखिए, जब आप इसमें ट्रैवल भी जोड़ देते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसका डेटा क्या कहता है? ट्रैवल मतलब आना जाना, ये एवरीथिंग है। Contribution of the travel and tourism sector to the GDP of India from 2019 to 2023 with projections for 2024। तो इसमें प्रोजेक्शन है 24 के लिए और 2020 से डेटा है। अब मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा करीब ले आता हूं। 2019 में 7% थी, 2020 में 4.3% थी, 2021 में 5.8%, 2022 में 5.9%, 2023 में 9.1% और 2024 में प्रोजेक्शन है 10% का। मतलब इसमें ट्रैवल और टूरिज्म सब मिला दिया तब भी 25% नहीं हुआ, तब भी प्रोजेक्शन है 10% का। तो मिस्टर जर्नलिस्ट, प्लीज डू स्टडीज, डू रिसर्च बिफोर क्लेमिंग एनीथिंग। और ये डेटा और ये फैक्ट्स बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने चाहिए। आप लोगों में सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग बस सुनी सुनाई और फॉरवर्ड की गई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आपने पढ़ना नहीं है, खुद चेक नहीं करना है। हमारे यहां जर्नलिज्म में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि खुद चेक करो कि डेटा सही है कि नहीं है, खबर सही है कि नहीं। वो तो आपने करना नहीं। और डेटा भी बताता हूं सर, देखिए टूरिज्म एक्सपेंशन इन इंडिया, इसमें टूर एंड ट्रैवल दोनों है ना। अब देखिए 2019 में 6.9, 2023 में 6.5, 2024 में 6.8, 2034 में बता रहे हैं कि 7.6% जो है वो टोटल जीडीपी में शायद ऐसा होगा। समझ रहे हैं? और पूरा वर्ल्ड का बताता हूं सर, पूरे वर्ल्ड का भी बता देता हूं। ये देखिए 2019 की रिपोर्ट है, नहीं कब की है ये, हाँ 2019 का है। 2019 ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी सबसे ज्यादा यूएस का 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, जापान 359 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी 347 बिलियन, इटली 260 बिलियन, यूके 254 बिलियन, फ्रांस में सबसे ज्यादा है भाई 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। ओ माय गॉड, ट्रिलियन कहेंगे क्या कहेंगे, जो भी है। 1839 बिलियन डॉलर यूएस में, 1585 बिलियन डॉलर चाइना। फ्रांस में सबसे ज्यादा है भाई, 2291 बिलियन डॉलर है। स्पेन में 98 बिलियन डॉलर, मैक्सिको में 196 और इंडिया में 194। ये 2019 की रिपोर्ट है, 6 साल पुरानी। तो अब तो शायद ये बढ़ गई होगी, मुझे लगता है कि 300 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई होगी ये चीज। तो भाई डेटा पढ़ लिकर आया करो यार, ऐसे आके क्लेम मत किया करो, फिर तुम्हारा मजाक उड़ेगा, तुम कहोगे कि इन्होंने तो मेरा मजाक उड़वा दिया। अरे भाई, तो मजाक उड़ाने वाली बात ही की है तुमने यार। फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। दूसरा, वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को हाईलाइट करते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में एक सवाल मैं साथ जरूर ऐड करना चाहूंगा। 40 करोड़ लोग यानी 400 मिलियन लोग अगर एक मेले में या एक इवेंट पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? तकरीबन 25 ऑफिशियल है या 30 करोड़। ठीक है, हम 25-26 करोड़ क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? यूनिटी क्यों नहीं आ सकती? बलोचिस्तान में अपने अलग से इशू चल रहे हैं, अपना अगर हम बात करें कश्मीर में अलग से इशू चल रहे हैं, इवन पंजाब में अलग से इश्यूज चल रहे हैं, कोई ना कोई आपस में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, यूनाइटेड नहीं हो पाते। केपीके में अलग से इशू चल रहे हैं, क्या वजह है? यस, पाकिस्तान में ना एक्चुअली ग्रुप वाइज है, लोगों में जो रीजनल वाइज एथनिसिटी है ना वो खत्म नहीं हो रही। अच्छा, ये सारा कंसेप्ट है माइंड कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, जो हमारे जहन से निकल ही नहीं रहा कि डिवाइड करो और रूल करते जाओ। ठीक है। तो हुआ क्या, 1947 से पहले हाँ। यहाँ अंग्रेज थे, ठीक है, वो रहते थे और वो करते रहते थे कि डिवाइड करो और रूल करते रहो। इवन आप ये देखेंगे 1857 से पहले यहाँ एक घर, अभी मंदिर की आपने बात की, एक घर मुसलमान का तो दूसरा हिंदू का है, आपस में बैठ के एक ही प्याली में वो खाना खाते थे। इतनी मोहब्बत। 1857 में एक प्याले में खाना खाते थे। यस, चले जी, देखने वाले बताइएगा। हम तो ये सुनते हैं जी हिंदू मुस्लिम कभी इकट्ठे और कभी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये सब चीजें हमें खबरों में आती हैं, सुनने में आती हैं। लेकिन 1857 में क्या इतनी यूनिटी थी? आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? जब से क्लास आज भी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये यूनिटी आज भी है, और ये भारत में है।
काफी सारे डिफरेंसेस आ गए हैं हिंदू मुसलमानों में, लेकिन आज भी ये चीज है कि हम एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे के यहां बैठकर खाना खाते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज भी ये है। इतना होने के बाद भी इसको समझिए, ये भारत का कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। अब इसमें जबरन पेवस्त कराई जा रही है चीजें बदलने के लिए, और उसका असर हो रहा है। ऐसा नहीं कि असर नहीं हो रहा, दिख भी रही है चीजें, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक प्याली में बैठकर एक थाली में खाते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं। से क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप हुई है ना, ठीक है। तब से ये रिबेलियन, ये रिबेल करना, ये बगावत का कंसेप्ट रहा ही है। ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हाईलाइट हो जाता है मीडिया पे, अदरवाइज इंडिया में भी है। अच्छा। इंडिया में भी बगावत की जो ये है माउजे की जो कंसेप्ट को, लेक्सी को लेके चल रही है, और दहाइयों से इंडिया के लोग भी जानते हैं। और उससे फौज की काफी लोग, 2010 में 76 लोगों को, 2013 में 47 लोगों को फौज के, भारतीय फौज के लोगों को बागी लोगों ने, इंडिया के बागी लोगों ने, माओ नवाज के लोगों ने मारा है। अच्छा, नहीं मैंने खालिस्तान का तो सुना है, वो तो आए दिन खबरों में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये खालिस्तान के नाम से कोई तंजीम है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग है। देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई जैसा कि कहते हैं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं, जाहिर बात है, जैसे वो बात कर रहे हैं, आपने ये बोला कि उनकी आर्मी पर्सन को मारा। बिल्कुल, जैसे हमारे भी बलूचिस्तान में अभी आपने बात की है कि फौज का और टीटीपी या बीएलए के लोगों का, इस तरह उनके लोगों का भी ये कंसेप्ट है। वो लड़ाई चल रही है, कंसेप्ट सॉरी कह रहा हूँ, लड़ाई चल रही है कि हमें हमारी फौज या हमारे इधर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। ये बहार, अडीसा, मगरबी, ये साइड पे वो लोग फौज के साथ बकायदा इस तरह से बगावत कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय फौज के साथ। और अभी आपने जो खालिस्तान, फिर से मैं कहूंगा, थोड़ा जाकर फिर से अपनी नॉलेज को गेन करिए, थोड़ा ज्यादा रिसर्च करिए। कहां पर एक इंसिडेंट बता दिए जहां पर हमारी फौज मतलब हमारी आर्मी और नक्सलाइट्स के बीच में मुठभेड़ हुई हो। नक्सल जो प्रॉब्लम है वो आज की नहीं है, नक्सल प्रॉब्लम बहुत पहले की। और नक्सल जो हैं वो अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, वो इस देश का कानून नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी चीजें हैं, हम इस पर करेंगे वो सारी चीजें। और अब करीब करीब नक्सल खत्म है, बहुत कम बचे हुए हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ था, उसमें भी 40-50 नक्सली मारे गए। तो जो आज से 30 साल 35 साल पहले जो हुआ करता था, वो वाले हालात नहीं है, बहुत कंट्रोल हो गई ये चीजें। इंसर्जेंसी थोड़ी नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी बहुत कंट्रोल हो गई है। लेकिन बीएलए वाले आजाद बलूचिस्तान मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान में ही है, वो बलूचिस्तान में मौजूद है। और अभी आपके यहां खबर आई थी, आप ही का जमातुल इस्लाम समथिंग एक संगठन है मुसलमानों का, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। उनका दावा है कि बलूचिस्तान में जो वहां के स्कूल्स हैं, वहां पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा रहा, वहां पर बलूचिस्तान का झंडा लग रहा है। वहां पर जो कौमी तराना है वो पाकिस्तान का नहीं गाया जा रहा, वो बलूचिस्तान के कौमी तराने गाए जा रहे हैं। जाकर पता करिए। हमारे यहां माओवादी ये नहीं कहते कि हमें अलग देश चाहिए। पॉइंट समझिए, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, वो खालिस्तान भारत में बैठकर नहीं हो रहा, वो कनाडा में और इधर हो रहा है। बीएलए वाले बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, खालिस्तान वाले पंजाब में आके नहीं बैठे हुए हैं। वहां पर रैलियां नहीं निकलती हैं, वहां पे खालिस्तान के झंडे निकालकर रैलियां जैसे कनाडा में और बाकी जगह पर निकालते हैं, वो नहीं, वैसे नहीं निकलती। वहां खालिस्तान में और हमारी फौज में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आपके यहां बीएलए और उनमें लड़ाई हो रही है। आप लोगों की आदत है, आप लोग डीप रिसर्च में नहीं जाते हो, आप लोग बस सुनी सुनाई बातें हैं, ग्रुप में क्या बातें चल रही हैं, आपके टीचर ने कुछ बता दिया, 4 तर्जिया निगार जो हैं उन्होंने कुछ बता दिया, बस वही सच मान लिया। खुद रिसर्च करना सीखिए, बहुत जरूरी है। ना ये वो मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारी खबरें तो पूरी दुनिया में जा रही हैं। मैं तो नहीं ऐसे सुनता उनके हवाले से इतनी खबरें कि लो जी आज ये हो गया। हमारी इधर तो आए दिन कोई ना कोई खबर आई होती है। यस, अभी आपने भी पॉइंट है ना कि भाई उनकी अगर ऐसा है लेट्स सपोज, तो हमें तो नहीं पता चलता। वजह यही है कि जो मीडिया है ना, ये नेम है प्रोपेगेंडा का। अच्छा, मीडिया वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, मिडिल ईस्ट का हो, मिडिल ईस्ट का तो थोड़ा बहुत ही है, कतर वगैरह ने रखा हुआ। अच्छा, तो ये है प्रोपेगेंडा। भाई इंडिया हमेशा दुनिया में पॉजिटिव इमेज अपनी लेकर जाता है, तभी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हमारी क्या होती है हमें बताना नहीं चाहता, लेकिन हुआ है जब हाईलाइट
2007 में इंडिया में मुंबई अटैक जो हुए, हमारे ही जर्नलिस्ट हमारे ही लोगों की बदफेली को मीडिया पर लेके आ रहे हैं, तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी? मैं जर्नलिस्ट के नाम नहीं बताना चाहता। ठीक है, वो तो हमें, मैं ओपनली कह देता हूँ, अहमद मीर साहब ने जाके वो अजमल साहब के फादर का भी इंटरव्यू किया, लेकिन उसमें एक बात है ना, जब अगर लेट्स सपोज बात तो तब हम करेंगे नहीं यार अहमद मीर ने ये झूठ बोला, अगर वाकई में वो ये कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो खबर कहीं ना कहीं आगे तो आनी थी ना। मतलब इन जर्नलिस्ट साहब का ये कहना है कि हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए सामने मत लाओ, छुपा लो। और आपको लगता है कि भारत की मीडिया छुपा लेती है? हजारों खबरें भरी पड़ी, आप जाकर देखो नक्सलाइट मूवमेंट्स की, एक खबर अगर छूटी हो तो आप बता दो हमें, एक खबर छूटी हो तो। कैसी बात करते हो यार? आप ये कह रहे हो कि हामिद मीर को ये बताना नहीं चाहिए था कि मुंबई पर अटैक करने वाले पाकिस्तानी थे। गजब बात की है भाई, गजब बात की थी यार। अपना कोढ़ छुपाओगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, कोढ़ बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? जर्नलिस्ट हो, तुमसे सीनियर हूं, 45 साल उम्र हुई है, 20-22 साल नौकरी करके छोड़ दी मैंने जर्नलिज्म करके, लेकिन जर्नलिस्ट अभी भी हूं, काम वही कर रहा हूं। कोई खबर नहीं छूटती हमारे यहां। आप एक खबर बता दो, आप जर्नलिस्ट हो ना, मैं आपको काम देता हूं, आप बताओ कि यह खबर इंटरनेशनल मीडिया ने उठाई और भारत की मीडिया ने नहीं चलाई, कि भारत की बुरी इमेज जा रही थी या नेगेटिव खबर थी और भारत ने यह खबर दबा दी और इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाई। एक खबर बता दो, चैलेंज है मेरा, वन सिंगल न्यूज जो कहा जाए कि भारत की मीडिया ने दबा दी, भारत की मीडिया ने नेगेटिव खबर थी नहीं दिखाई। एक खबर, ओपन चैलेंज है, तुम्हें ही नहीं, पाकिस्तान के सारे पत्रकारों को है, सारे जर्नलिस्ट को है। एक खबर ढूंढ के निकाल दो जो भारत की मीडिया ने दबा दी, क्योंकि इससे भारत की इमेज खराब हो रही थी। हमारी मीडिया कभी खबर ऐसे नहीं दबाती, नहीं दबती, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं ना, ओपन चैलेंज। आप दिखा दो मुझे कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो, ये वाली खबर देखो इंटरनेशनल मीडिया ने तो दिखाई थी, आपकी मीडिया ने नहीं दिखाई, फिर मैं जवाब दूंगा। ये पाकिस्तान की मीडिया नहीं है भाई साहब, पत्रकार महोदय, ये पाकिस्तान की मीडिया नहीं है, ये भारत की मीडिया है। यहां पर रवीश कुमार भी बोलते हैं, पर राणा यूब भी बोलती हैं, यहाँ पर आरफा खानम शर्मानी भी बोलती हैं, ध्रुव राठे भी बोलते हैं। किसी की जबान बंद नहीं की जाती आपकी तरह। गिनाऊं मैं अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? आपके यूट्यूबर साथियों के साथ क्या हो रहा है बताइए? आपके वो इमरान रियाज खान क्यों भाग गए? क्यों? हामिद मीर को 3 गोलियां क्यों मारी गई, 4 गोलियां क्यों मारी गई थी? क्यों? जनाब, जर्नलिज्म की जिस फील्ड में आए हैं उसके बेसिक्स को फॉलो करिए, उस रूल को फॉलो करिए, उसके बाद बात करिए, वरना आप भी 2 नंबरी पत्रकारी कहलाएंगे, 2 नंबरी जर्नलिस्ट कहलाएंगे। एक सीनियर होने के नाते सलाह दे रहा हूं, मान लीजिए। किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए जब तक कि खुद उस बारे में न पढ़ लें, खुद उस बारे में तहकीकात न कर लें, खुद उस बारे में डेटा न निकाल लें। आपने इतनी चीजें गलत बोली है कि अब आपके आगे जो वीडियो है मैं छोड़ रहा हूं, उस पर मैं नहीं बात करना चाहता। मुझे लगता है कि उसमें और कितनी बातें की होंगी, बैठूंगा उसको काउंटर करने तो 2 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाएगा मुझे। तो इस फर्जी बातें, फेक बातें मत किया कीजिए, फेक डेटा मत दिया कीजिए। 25% जीडीपी है। कहां से लोग, कैसे मिल जाती है पत्रकारिता की डिग्री भाई आपके यहां? हमारे यहां नहीं मिलती इतनी आसानी से जर्नलिज्म की डिग्री। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,